हमारा जो देश है वो सच में आज़ाद है? सिर्फ कह देने मात्र से क्या कोई देश आज़ाद हो जाता है? क्या हर इंसान वहाँ का स्वतंत्र हो जाता है? Hey everyone, welcome back to my another video. Hope you are doing well and staying safe at your home. तो हम 2 दिन बाद, आज क्या है, आज है 13 अगस्त और हम 2 दिन बाद मनाने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, राइट। लेकिन आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ ना, उस कहानी के बाद मैं आप लोगों से ही पूछूंगी, क्या हमारा जो देश है वो सच में आज़ाद है? सिर्फ कह देने मात्र से क्या कोई देश आज़ाद हो जाता है? क्या हर इंसान वहाँ का स्वतंत्र हो जाता है? इस चीज़ का जवाब मुझे आप लोगों से ही चाहिए। तो आप मेरी कहानी के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की जो कहानी है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। आज की कहानी शुरू होती है कोलकाता के बड़े ही नामचीन अस्पताल डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज। ये ऐसा कॉलेज है जहाँ बच्चे लाखों हजारों सपने लेकर इस कॉलेज के अंदर कदम रखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज ये एक सरकारी कॉलेज है। यहाँ बच्चे पहले नीट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तब उन्हें यहाँ एंट्री मिलती है। ऐसे ही एक मध्यम वर्गीय फैमिली की एक लड़की बहुत से सपने अपने अंदर लेके कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगी, अपने माँ बाप का सपना पूरा करूँगी, अपने माँ बाप को गरीबी की दलदल से बाहर निकालूंगी, ऐसे लाखों हज़ारों सपने लेकर उस कॉलेज के अंदर कदम रखती है। अगर उस लड़की के परिवार की बात करूं तो वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके पापा कोलकाता से बाहर बच्चों के यूनिफॉर्म बेचा करते थे ताकि वो अपने घर की रोजी रोटी कमा सके और अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे सके। बट 8 और 9 अगस्त की ऐसी काली रात, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। तारीख थी 8 अगस्त। जैसे वो बाकी दिनों से अपनी ड्यूटी पे जा रही थी, ऐसे ही सेम वो आज भी अपनी ड्यूटी पे जाती है, अपने पेशेंट को देखती है, जो भी उसका इमरजेंसी वर्क होता है उसे देखती है, सब चीज़ें संभालती है, अच्छे से अपना जो भी उसका काम उसे असाइन होता है उसे करती है। रात के बज जाते हैं करीबन 2। उस वो और कुछ 3-4 जो उसके साथ वाले डॉक्टर थे, वो सब उन सबको थोड़ा आराम मिलता है, तो वो 2 बजे के करीब कैफेटेरिया जाते हैं और वहाँ जाके लंच करते हैं। तो उसके 2 बजे के बाद क्या होता है, उनके पास काम कम होता है, उनके पास बर्डन नहीं होता, इतना पेशेंट वगैरह भी कम होते हैं, उन्हें ना ज़्यादा पेशेंट वगैरह को देखना होता है। ये भयावह दृश्य होने वाला था। ये होने वाला था 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल में। यहाँ पर अक्सर अस्पताल में कोई भी फंक्शन होता था या फिर कोई गेट टुगेदर होते थे तो वो वहीं पर हुआ करते थे, क्योंकि इस सेमिनार हॉल में जो स्पेस थी वो 25 से 30 लोगों की थी। तो अब ये डॉक्टर्स क्या करते थे, इन्हें कोई कमरा तो असाइन होता नहीं था। ये अपना काम ख़त्म करके दिन में या रात में जब भी इन्हें ऐसा लगता था, ये थोड़ा सा आराम करने के लिए उस सेमिनार हॉल में चले जाते थे। सेम उसी दिन जो वो जूनियर डॉक्टर थी उसने अपना डिनर ख़त्म किया, अपने साथ वाले जो कलीग्स थे उनको बाय किया और वो उस सेमिनार हॉल के अंदर 4th फ्लोर पर चली गई। असाल था, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ सन्नाटा होगा, वहाँ पेशेंट भी थे, उनके साथ उनके केयर टेकर भी थे। तो डॉक्टर जाती है सेमिनार हॉल के अंदर और उस सेमिनार हॉल के अंदर से कभी वापस नहीं आती। लोग भी सोचते हैं, जो उसके आसपास के मतलब लोग होते हैं, उसके साथ जो को वर्कर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, वो सोचते हैं हो सकता है कि वो सुबह निकल गई हो या फिर शिफ्ट से पहले वो निकल गई हो, क्योंकि उस किसी ने उसे देखा नहीं होता तो सब अज्यूम ही करते हैं। फिर सुबह के बज जाते हैं 8। तो वहाँ का स्टाफ साफ़ सफाई के लिए सेमिनार हॉल के अंदर जाता है। सेमिनार हॉल के अंदर जो वो दृश्य देखता है, उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वहाँ वो देखता है कि एक सोफे पर, सोफ़ा कह लो या कुर्सी कह लो, वहाँ एक लड़की की इतनी गंभीर हालत में, एक लड़की लड़की क्या, जूनियर डॉक्टर जो वहाँ पर डॉक्टर का पेशा कर रही थी, उसकी बहुत ही बुरी हालत थी। वो दौड़कर अपने जो बाकी डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, उन्हें बुला कर लाता है। जैसे ही सबके सब की भीड़ वहाँ इकट्ठी होती है, जो वो दृश्य देखते हैं, उन सब की आँखें और मुंह फटा का फटा रह जाते हैं। वो सब चौंक जाते हैं कि ये सब क्या है। आप लोग सोच सकते हो कि मुझे ये सब चीज़ें बताने में इतना अजीब लग रहा है, जब लोगों ने उस चीज़ को देखा होगा। सोचो, एक डॉक्टर, एक पढ़ी लिखी डॉक्टर जो कि वहाँ पर एज अ डॉक्टर प्रोफेशन अपना जॉब कर रही थी, वो वहाँ पर भी सेफ नहीं है, जहाँ पर एक नहीं हज़ारों या फिर 500 कितने भी कह लो, मतलब कोई सुनसान जगह नहीं थी जहाँ उसके साथ ये सब हुआ। उसके बाद डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर उस लड़की उसको लेके जाया जाता है वहाँ से। अक्सर क्या होता है ना
कि अक्सर हम ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में लाया जाता है, लेकिन ये जो वारदात हुई ये खुद एक अस्पताल में हुई थी, तो उसको कहाँ लेके जाते? तो उसको वहीं उस अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को ले जाया गया। उसके परिवार को इस चीज़ के बारे में बताया गया कि उनका जो सपना था, जो उनकी बेटी थी, जो उनकी गरीबी को दूर करने वाली थी, आज उनका सारा का सारा सपना चूर चूर हो गया। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर बताते हैं कि उसके शरीर पर ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ जख्म ना हो। उसके मुंह को ले लो, उसके होंठ को ले लो, उसकी नाक, उसके नीचे का हिस्सा, उसके पैर, उसके हाथ, सब खून से लथपथ थे। मतलब आप मानते हो, मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। सोचो, ऐसा ही सेम जो हुआ था निर्भया कांड, जिसको हमने नाम दिया था, वो कम से कम ये तो था कि वहाँ कोई था नहीं, सिर्फ वही थी, बस में अकेले थी। पर यहाँ तो इतने सारे लोग थे, फिर भी एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो गया, फिर भी एक माँ बाप ने अपनी लड़की को खो दिया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब पता चला कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई थी। तब सारे के सारे डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन पर आ गए। तब उन्होंने सोचा कि अगर हम सरकारी अस्पताल में भी महफूज नहीं है तो हम कहाँ महफूज होंगे। इस केस को कोलकाता पुलिस को हैंड ओवर किया गया। कुछ टाइम तक तो कोलकाता पुलिस ने इसको सोचा कि हम थोड़ा बहुत इस केस को देख के इसको ऐसे ही कर देंगे, लेकिन ये केस जो है सीएम तक पहुंचा। सीएम के बाद लोगों तक पहुंचा, लोग गुस्से में बौखलाए। तब उन्होंने अपनी एक टीम बैठाई और इस केस को सीरियस लिया। जब फाइल ओपन हुई, पुलिस ने अच्छे से तफ्तीश करी, तब एक नाम सामने आया, संजय रॉय, जिसे इस जूनियर डॉक्टर का रेपिस्ट और मर्डरर बताया जा रहा है। यह जो संजय रॉय था, ये इसे ऐसा कहा जाता है कि ये ना यहाँ पर एज अ सोशल वर्कर काम करता था। कोई भी मरीज़, इस तरीके का कोई मरीज़ होता था, वो उन्हें यहाँ लेकर आके उनकी मदद किया करता था, और वो पुलिस के लिए भी काम किया करता था। तो उस इंसान का नाम आया और पुलिस ने इसकी पता कैसे लगाया, मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी। पुलिस ने एक टाइमलाइन सेट करी कि डॉक्टर 3 बजे सेमिनार हॉल के अंदर गई। 8 साढ़े 8 बजे के बाद 8 साढ़े 8 उसके बारे में पता चला कि वो उस हालत में वहाँ मिली है। तो उस बीच के टाइम फ्रेम में जो जो कुछ हुआ, उन्होंने आसपास जितने भी उसमें कैमरे लगे हुए थे उस हॉल में तो कोई कैमरा नहीं था, बाहर कॉरिडोर वगैरह में उसकी अच्छे से जांच पड़ताल हुई। देखा कि कौन कौन उस सेमिनार हॉल के अंदर गया, कब कब गया। तो तब पता चला कि ये संजय रॉय जो है वो उसके गए तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन सस्पिशियस इसलिए बना क्योंकि जब वो लड़की उस हालत में मिली तो उसके आसपास उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल फ़ोन, कुछ भी चोरी नहीं था, सब चीज़ें मिली। लेकिन एक जो अलग चीज़ थी वो था ब्लूटूथ। वो ब्लूटूथ जो था वो था संजय रॉय का। ये चीज़ जो है पुलिस ऑफिसर ने नोटिस करी कि जब वो अंदर गया उसके सेमिनार हॉल के अंदर, तो उसके पास वो नेक बैंड था, और जब वो बाहर आया तो उसके पास वो नहीं था। वो नेक बैंड उस लड़की के पास मिला। पहले तो पुलिस वाले सोच रहे थे कि ये लैपटॉप, बाकी सामान मिला तो ये भी उस लड़की का होगा, पर नहीं, ये उस संजय रॉय का था। इसी चीज़ के बेस पे उन्होंने उससे तफ्तीश शुरू करी। सोमवार की सुबह उसके घर छापा मारा और उससे पूछताछ की कि उसने ये सब क्यों किया, कैसे किया, सारी उससे जांच पड़ताल की गई। उससे कुछ सवाल किए गए कि आपने ये सब खुद किया, अकेले किया, या आपका किसी ने साथ दिया, क्योंकि वो जगह सुनसान तो नहीं थी, वहाँ और भी लोग गए थे, या फिर उसके साथ साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं, या फिर कोई को वर्कर इन्वॉल्व है। मतलब उसने ये सब चीज़ें कैसे की, उसे मारने के बाद ये सब किया, या उसके साथ जिंदा थी वो तभी उसके साथ ये सब किया। तो अभी पुलिस इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा रही है। अभी इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं लगा है, लेकिन कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी ने एक टाइम फ्रेम दिया है पुलिस वालों को, 1 हफ्ते का। अगर उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं बताई या सामने नहीं लेकर आ पाई पुलिस, तो ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। जिस वक्त मैंने इस न्यूज़ को सुना तो मेरा मतलब कुछ टाइम के लिए तो मैं बिल्कुल सन्न रह गई। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया। अस्पताल जैसी जगह में भी कोई लड़की सुरक्षित नहीं है। तो पहले तो मेरा मन नहीं था कि मैं इस पे वीडियो शूट करूं या फिर मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं उस लड़की को सपोर्ट करूंगी, और मैं चाहूँगी कि मेरे थ्रू ही सही, चाहे 2-4 लोगों को ही सही, लेकिन इसके बारे में पता लगे। मेरे दिमाग में ना तब से कई सवाल चल रहे हैं कि क्या हम लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें क्या किसी को हमेशा 24 घंटे अपने साथ रखना चाहिए?
क्या लड़कियों को लड़कियों को कोई सपना नहीं देखना चाहिए? क्या लड़की अगर सपना देखती है तो उसे पूरे करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या जैसे पहले होता था, लड़की 18 की हुई, 16 की हुई, हाँ बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर दो, अब उसको जो है दूसरे जो वो अपना घर संभालेगी, अपने बच्चे संभालेगी, सिर्फ यही करना चाहिए? अगर एक लड़की ने सपना देखा कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करेगी, इस सोच से वो घर से बाहर निकली, और उस मतलब वो बस उस पे पहुंचने ही वाली थी कि उसके साथ इतना भयानक भयानक चीज़ उसके साथ हुई। उसने मतलब उसने क्या, कोई लड़की ऐसा नहीं सोचेगी, और वो भी उस ऐसी जगह पे, पब्लिक जिस जगह लोग कहते हैं आप सुनसान जगह पे मत जाओ, आप ऐसी जगह पे मत जाओ, लड़की ऐसे कपड़े में गई होगी या फिर ऐसी सुनसान जगह में जाने की क्या जरूरत। लेकिन ये तो एक अस्पताल था, यहाँ तो लोग थे, यहाँ पे सिक्योरिटी थी, यहाँ डॉक्टर्स थे, यहाँ पेशेंट थे, पेशेंट के साथ केयर टेकर थे, फिर भी उसके साथ ये सब हुआ। तो आ, कर रही है ना ये कहानी विचलित और हमें सोचने के लिए मजबूर कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, क्या हमारा देश सच में स्वतंत्र है? क्या हम लड़कियां आज भी स्वतंत्र हैं इस देश में? क्या हम आज भी किसी भी वक्त बेवक्त घर से बाहर निकल सकती हैं? अगर मैं इस कहानी को यहीं अल्प विराम दूंगी। एक मासूम लड़की जिसकी कोई गलती नहीं थी, जो किसी की नीच सोच, किसी की नीच हरकत के शिकार हुई, जो लाखों करोड़ों सपने लेकर घर से बाहर निकली थी, जिसने सोचा था कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी, अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगी, वो आज इस दुनिया में नहीं रही। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी, उसकी फैमिली को सपोर्ट करें, उसके घर वालों को सपोर्ट करें, उस लड़की के लिए जस्टिस मांगे, भगवान से प्रे करें कि जल्दी से उसे जस्टिस मिले, और ताकि और उन आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि आगे ऐसा कभी ना हो, और हमारा देश सच में, हमारे देश की लड़की सब स्वतंत्र हों। तो गाइज, अगर आपको मेरे आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो मेरे बैकग्राउंड से कभी कभी बच्चे की आवाज़ आती है तो प्लीज़ उसे बॉदर ना करें, कभी कभी वो परेशान करती है मुझे, तो मैं शूट के टाइम पे उसे भी देखना पड़ता है।